आज के इस वीडियो में हम महान न्यायवादी को पढ़ाएंगे। भारत के महान न्यायवादी जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है, 76 में है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप महान न्यायवादी समझते हैं तो निश्चित रूप से आप जो राज्य का महाधिवक्ता है उसको भी समझ जाएंगे। देखिए, दोनों का भाग अलग है, दोनों का आर्टिकल अलग है, लेकिन मूलतः काम दोनों का सेम है, एक का केंद्र में और एक का राज्य में। केंद्र में महान न्यायवादी और राज्य में महाधिवक्ता। महान न्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 से, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति आर्टिकल 165 से। यहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो राज्य में महाधिवक्ता को राज्यपाल नियुक्त करता है। सेम चीजें हैं, बस वो राज्य में है। मैं बस केवल कंपैरिजन कर दिया, पढ़ाऊंगा तो महान न्यायवादी को, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है, काम सेम ही है, बस इसका केंद्र में है और उसका राज्य स्तर पे है महाधिवक्ता का। खैर, हम लोग महान न्यायवादी को समझने का प्रयास करते हैं। आर्टिकल 76 में महान न्यायवादी का चर्चा है, भारत के महान न्यायवादी का चर्चा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। तो मैंने इसको 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट में बांट के समझने का प्रयास किया है और कुछ नोट्स पॉइंट्स को लेके समझने का प्रयास किया है, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या किया है कि महान न्यायवादी को मैंने एक पॉइंट सामान्य बात है, उसके लिए क्या जाननी चाहिए, दूसरी उसकी योग्यता क्या है, किस योग्य व्यक्ति को हम लोग नियुक्त कर सकते हैं महान न्यायवादी, इसके कार्यकाल की क्या बात है संविधान के अंदर, या कार्यकाल इसका कितना होता है, कैसे होता है, इसका वर्ग क्या है, कार्य क्या है, और लास्ट पॉइंट हमने देखा है कि इसका वेतन का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो देखिए, सामान्य बात में कम से कम 4 बातों को ध्यान रखना ही चाहिए। पहला बात, यह भारत सरकार का वकील है। पहली बात ध्यान रखिएगा कि महान न्यायवादी भारत सरकार का वकील है, ठीक है, यानी कि जो भी केस लड़ेगा भारत सरकार के पक्ष में लड़ेगा, भारत सरकार के तरफ से लड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है कि महान न्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। कौन सा अधिकारी माना जाता है? प्रथम विधि अधिकारी। पूछता है अगर प्रश्न कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो आपको महान न्यायवादी उत्तर लेना होगा, जिसका व्यवस्था भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में की गई है। 76 में, आर्टिकल 76 में भारत के महान न्यायवादी की चर्चा है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपको इसके लिए अन्य बातों में या सामान्य बातों में ध्यान रखना है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन व्यवहार में पीएम के सलाह से ही करता है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो पीएम के सलाह से ही वो महान न्यायवादी को नियुक्त करेगा, ठीक है। सामान्यतः जिसकी सरकार होती है वो अपने अनुसार ही महान न्यायवादी को नियुक्त करना पसंद करेगा, ठीक है। अक्सर देखते हैं कि सरकार बदलती है तो महान न्यायवादी भी बदल जाते हैं। क्या योग्यता क्या है इसकी? किस योग्य व्यक्ति को, किस लेवल के व्यक्ति को हम महान न्यायवादी नियुक्त करेंगे? तो वो उसकी योग्यता जो होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उसी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखने वाले व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी नियुक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की, वही महाधिवक्ता की बात होती तो हाई कोर्ट का जज बनने का जो योग्यता रखता है वो राज्य का महाधिवक्ता होता, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के योग्य है वो महान न्यायवादी बन सकता है। कार्यकाल क्या होता है महान न्यायवादी का? भाई, कार्यकाल की क्या व्यवस्था है महान न्यायवादी के लिए? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार, ठीक है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान न्यायवादी पद धारण करता है और राष्ट्रपति जब चाहे मंत्रिपरिषद की सलाह से हटा सकता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत महान न्यायवादी की नियुक्ति होती है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा से, और जब चाहे राष्ट्रपति महान न्यायवादी को हटा सकता है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो हटाता है, ठीक है। अब इनके जो कार्य हैं, किसके? महान न्यायवादी कार्य क्या करता है, उसको वर्ग क्या है भाई महान न्यायवादी का? तो महान न्यायवादी विभिन्न न्यायालयों में
भारत सरकार का पक्ष प्रस्तुत करता है। भारत के किसी भी न्यायालय में वो भारत सरकार के पक्ष को प्रेजेंट कर सकता है, भारत सरकार की तरफ से मसले को रख सकता है। और कानूनी मामले में भारत सरकार का सलाह, भारत सरकार को सलाह देता है। कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देने का भी काम महान्यायवादी ही करता है। ध्यान रखिएगा, कानूनी मामले में भारत सरकार को सलाह देने का काम भी महान्यायवादी का ही है। ठीक है। वेतन, दरअसल क्या है ना कि महान्यायवादी के लिए सच्चाई यही है कि वेतन शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, लेकिन हम समझा रहे हैं ताकि ठेठ में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वेतन शब्द नहीं आता है महान्यायवादी, मानदेय शब्द का प्रयोग किया गया। तो मानदेय का मतलब क्या होता है मैं व्याख्या में समझाऊंगा। ठीक है, वैसे संविधान कहता है कि उसे वही पारिश्रमिक, संविधान क्या कहता है कि महान्यायवादी को वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। यानी समय समय पर जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा वही पारिश्रमिक या वेतन या मानदेय महान्यायवादी को दिया जाएगा। देखो मैं टेक्निकली महान्यायवादी के लिए वेतन शब्द प्रयोग करना गलत होगा, मैं प्रैक्टिकली शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। टेक्निकली मानदेय शब्द ही है ना, रिटेनर शब्द ही महान्यायवादी के लिए टेक्निकली सही होता है। वेतन शब्द टेक्निकली गलत हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करते हैं कि पारिश्रमिक वही दिया जाएगा जो राष्ट्रपति समय पर निर्धारित करता है महान्यायवादी के लिए। और राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी करके निर्धारित किया है महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मानदेय दिया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी करके निर्धारित किया है कि महान्यायवादी को सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मानदेय दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, रिटेनर बोलते हैं अंग्रेजी में, मानदेय दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज के वेतन के बराबर मानदेय दिया जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, मानदेय दिया जाएगा या रिटेनर अंग्रेजी में बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में एकमात्र महान्यायवादी, ध्यान से सुनो, यहां लिखा हुआ मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चला जाए। अगर बोर्ड पे ठीक से नहीं दिखेगा तो हमारी बात तो आपके कान तक जा रही है ना। भारत में एकमात्र महान्यायवादी वह अधिकारी है जिसे मानदेय मिलता है। एकमात्र महान्यायवादी ही अधिकारी है जिसे मानदेय मिलता है, बाकी सबको वेतन मिलता है। क्या मिलता है भैया? वेतन मिलता है। एकमात्र अधिकारी महान्यायवादी ही है जिसको मानदेय मिलता है, बाकी सबको वेतन मिलता है। लेकिन इसके लिए वेतन की जगह क्या शब्द का प्रयोग किया गया है? रिटेनर या मानदेय शब्द का प्रयोग किया गया है। महान्यायवादी के लिए वेतन की जगह मानदेय या फिर रिटेनर शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखोगे, प्रयोग होता है वेतन। अब क्या होता है वेतन? अब दिमाग में तो बात आपको ये भी आ रही होगी कि भाई वेतन और रिटेनर में क्या अंतर है? मास्टर साहब नया बात को बता दिए। नहीं, तो ये जान लें कि मानदेय और वेतन में क्या अंतर है। तो हम इसलिए लास्ट पॉइंट में लिखा है यहाँ पे कि वेतन क्षमता के अनुसार मिलता है। वेतन क्षमता के अनुसार मिलता है, जबकि रिटेनर यानी मानदेय उसके गरिमा आहत को न देखते हुए, गरिमा आहत को न देखते हुए प्रयोग किया जाता है। यह फर्क है वेतन और मानदेय में, है ना। वेतन क्षमता के अनुसार मिलता है, जबकि रिटेनर उसके गरिमा आहत को न देखते हुए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब कुछ और बातें इसके अलावा, कुछ अन्य बातें जो आपको ध्यान में रख के जाना चाहिए परीक्षा देने। ठीक है, वो बातें हैं, पहला नोट है कि महान न्यायवादी एकमात्र लोक अधिकारी है जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है। महान न्यायवादी एकमात्र अधिकारी है जिसको संसद में भाग लेने का भी और बोलने का भी अधिकार है। ठीक है, बोलने का भी अधिकार है, भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन वह संसद में मतदान में भाग नहीं ले सकता है। ठीक है, मतदान में भाग नहीं ले सकता है, लेकिन वो बोल सकता है संसद में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण एक पूछता रहता है
ठीक है। नेक्स्ट मैंने सोचा है कि आपको इस पॉइंट्स की तरफ भी ध्यान आकर्षित करूं कि महान्यायवादी को भारत में सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है। यह भारत में किसी को भी प्राप्त नहीं है। सभी न्यायालय में महान्यायवादी को सुनने का अधिकार है। महान्यायवादी भारत में सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार है महान्यायवादी के पास, और यह भारत में किसी को भी प्राप्त नहीं है। यह अधिकार जो महान्यायवादी को प्राप्त है वो किसी को भी प्राप्त नहीं है, महान्यायवादी के अलावा। ठीक है, भारत के किसी भी न्यायालय में उसे सुने जाने का जो अधिकार है महान्यायवादी के अलावा किसी को भी प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट नोट जो जिसके तरफ मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है वह है कि वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता। महान्यायवादी भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता है। ध्यान रखेंगे, जब भी उसको लड़ना होगा, जब भी बात करना होगा तो भारत सरकार के अनुकूल ही करना होगा, भारत सरकार के लिए ही करना होगा। कोई कानूनी सलाह दे सकता है लेकिन वे प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। वो भारत सरकार के विरुद्ध कोई केस नहीं लड़ सकता है और न ही कोई कानूनी सलाह दे सकता है, ना ही कोई कानूनी सलाह दे सकता है सरकार के विरुद्ध और ना ही कोई केस लड़ सकता है सरकार के विरुद्ध, लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस चाहे तो कर सकता है। ठीक है, महान्यायवादी। अब आपने महान्यायवादी के ये जो तीनों नोट है आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कभी कभी आप कहते हैं कि सर जो संसद में बैठता है तो केने बैठेगा, तो ध्यान रखिएगा, जब भी संसद में बैठेगा महान्यायवादी तो सत्ताधारी जो पार्टी है उसके तरफ से बैठेगा। ठीक है, सारा फैसिलिटी उन्हें प्राप्त होगा तब तक जब तक जो किसी अन्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्राप्त होता है। ये सब कॉमन बात है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका भारत का महान्यायवादी, और यहां से प्रश्न छूटता उठता नहीं है। ठीक है, इतना काफी है। ठीक है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दो नहीं। अब हम अक्सर ये नहीं बोलता हूं कि यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बीपीएससी में पूछता है, अक्सर दोस्तों पूछता है, इस तरह मैं केवल क्लास दे देता हूं। ध्यान रखिएगा, आप जहां पे भी आप देखिए, आप ऐसे विद्यार्थी हो कि यूपीएससी दे नहीं रहे हो, आप कई प्रकार के एग्जाम देते हैं। ठीक है, महान्यायवादी एक ऐसा टॉपिक है कि हर एग्जाम में पूछता है। अब आप वीडियो को सुनो और आपको जहां इसको अप्लाई करना है करो। मेरे हिसाब से हर एग्जाम में अप्लाई होगा ये। ठीक है, धन्यवाद।